फर्स्ट सेक्शन थियरी बेस्ड है ज्यादा, ठीक है, और ये दोनों सेक्शन जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है बच्चों। जैसे मैंने बोला ये बहुत ज्यादा थियरी बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल जिससे आपको कम ही मिलेंगे, तो आप प्लीज उस चीज को तैयार कर लो, ठीक है। एडी करंट बहुत बढ़िया थियरी क्वेश्चन है, इजी 3 नंबर आपको दिला के जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन इसमें है। आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम के जस्ट 2-3 दिन का जो गैप मिलता है उस पीरियड में कैसे साल भर जो आपने पढ़ा हुआ है रिवाइज करेंगे, राइट। सो टॉपिक इज हाउ टू रिवाइज द होल सिलेबस इन जस्ट 2 डेज बिफोर एग्जाम। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है आज की डेट में कि आजकल बच्चे वीडियो फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट्स को देख के समझ जाते हैं, तो उनकी ज़्यादातर लर्निंग वीडियो फॉर्मेट में होती है। बट प्रॉब्लम क्या ये होता है कि वीडियो फॉर्मेट समझने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी टॉपिक आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, टीचर्स ने हमारे जो समझाया है या किसी और भी टीचर ने समझाया, राइट। बट ये मेमोराइज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। एग्जाम के पहले जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको वो चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए। तो मेमोराइज करने के लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि आप बुक से या किसी नोट से पढ़ें, राइट। अब उसमें पढ़ने के लिए आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन कौन सी चीज़ 2 दिन में तो आप साल भर का सारा चीज़ नहीं कवर कर सकते और प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उस समय आपको फोकस करना है कि आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से लिख के नोट्स में प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वो चीज़ें आपकी ब्लर ना हो एग्जाम देते वक्त। तो मैं इधर इन्वाइट करूंगा अपने सागर सर को, जो आपको डिटेल में बताएंगे कि इस क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन से चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सर प्लीज वेलकम। और बच्चों क्या हाल चाल, डर लग रहा है? डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस क्या करनी है, कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिफोर एग्जाम, बिकॉज आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। आप उस लिमिटेड टाइम में अगर सही से सही चीजें प्रैक्टिस करते हैं, सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली 10-15 मार्क्स जो आपके जा सकते थे वो बच जाते हैं। तो मैं आपकी हेल्प ये करने आया हूं, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, साल भर मेहनत की है, लेकिन आपको डर ये कि कहीं मैं ये चीज भूल ना जाऊं या कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। तो वो चीज हमें सीखनी है कि कौन सी चैप्टर में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन सी चीज प्रिपेयर करनी चाहिए। पहली चीज, 2-3 टिप्स बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर्स। जैसे सर ने बोला कि वीडियो लेक्चर्स देखना अभी तक बहुत अच्छा था, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम था, लेकिन अब वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखने बैठेंगे तो एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि आपका टाइम यूज अप हो जाएगा और आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं होंगे। सेकेंड, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद लिख के प्रैक्टिस नहीं करना। आपको ये चीज समझनी है, विद एक्सपीरियंस भी मैं ये बता रहा हूं आपको, कि आप जो वीडियो लेक्चर में देखते हैं वो आपको समझ जाता है, लेकिन वो वीडियो लेक्चर पढ़ाने वाले टीचर की लैंग्वेज में है, वो आपकी लैंग्वेज में नहीं है। और किसी भी स्टूडेंट नहीं, किसी भी आदमी को अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें ज्यादा बेटर समझ आती हैं, ज्यादा बेटर याद रहती हैं, ठीक है। तो आपको पहली चीज ये करनी है कि आप जो भी चीजें रिवाइज करेंगे वो रिटन फॉर्मेट नोटबुक में लिख के तैयार करेंगे। लिख के तैयार करने से आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि जो भी आप लिख रहे हैं वो अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं और आपको एग्जैक्टली याद है कि मैंने कौन से स्टेप पे क्या चीज लिखी हुई है और क्यों लिखी हुई है। तो पहली चीज, सारी चीजें लिख के तैयार करेंगे। वीडियो लेक्चर्स अगर हम देखेंगे भी तो फटाफट देख के लिखने पे ज्यादा फोकस करेंगे। सेकेंड टिप, प्लीज 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 एग्जाम जब चल रहे होंगे तब कोई नए टॉपिक की तैयारी नहीं होगी। सिंपल बात यह है कि जो चीजें तुमने तैयार की है आप उस पर फोकस करो। ये डरना छोड़ो कि यार ये चैप्टर नहीं हुआ या ये टॉपिक नहीं हुआ तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूंगा। इससे क्या होता है कि आप ज्यादा फोकस उस चीजों पे लगाते हो जो आपने नहीं किया है, वो तो ढंग से होती नहीं है, और जो तुम्हारे चैप्टर्स जो अच्छे स्ट्रॉन्ग चैप्टर थे जिसमें नंबर आ सकते थे उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। तो सेकंड टिप ये है कि हम कोई भी नई चीज रिविजन के टाइम नहीं करेंगे। अभी आपके पास कुछ दिन और है, अगर कुछ टॉपिक बचे भी हुए हैं तो आप उसको अभी तैयार कर लीजिए। ड्यूरिंग द एग्जाम जब ये रिविजन हो रहा होगा तब आप उस चीज को प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल बात है ना कि आप जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी 1 साल से कर रहे हो वो इजी है एग्जीक्यूट करना, 2 दिन में सीखी हुई एग्जीक्यूट करना इजी नहीं होगा, और उसके चक्कर में जो आपने इतनी मेहनत की है चैप्टर्स पे वो भी वेस्ट हो जाएगी। नो न्यू चैप्टर्स ड्यूरिंग रिविजन। अभी आप तैयार करना चाहते हैं तो आप तैयार करते। तीसरी चीज जो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चैप्टर्स हैं जो वेटेज वाइज ज्यादा है और कम है, ताकि आप पहले उन चैप्टर्स को करो जिनका वेटेज ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोटिस करेंगे
सिंपल चीज है। अगर आप सेमीकंडक्टर्स देखते हैं तो सेमीकंडक्टर के सिर्फ 7 मार्क्स है। सब लोग सेमीकंडक्टर्स पहले करने लगते हैं क्योंकि यार सेमीकंडक्टर थियरी चैप्टर है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसको कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट में भी किया जा सकता है, छोटा चैप्टर है, कम नंबर है, इजीली स्कोरिंग है। लेकिन मेहनत कहाँ है हमारी? तो इफ यू सी योर ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज 18 मार्क्स एंड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी हैज 16 एंड मैग्नेटिज्म हैज 17। आपका मैक्सिमम वेटेज जो है वो इन 3 चैप्टर का है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करके तैयार करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग ये 2 चैप्टर हैं ये इजीली कवर हो जाएंगे। ये वाले चैप्टर्स इजी सेक्शन में आते हैं और ये वाले जो है इनके लिए प्रैक्टिस लगेगी आपको। डिफिकल्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो क्या ही डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन इनके लिए प्रैक्टिस लगेगी। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। ये चीज बिल्कुल भूल जाना कि मैं पढ़ के जाऊंगा और एग्जाम में कर लूंगा। एग्जाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आप एग्जाम में जाओ और आपको क्लिक ना हो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि यार पहले से तैयार कर लेता हूं, जब जाऊंगा तो बस उस चीज को वापस लिखना होगा मुझे, तो पहले तैयार करना उस चीज को जरूरी है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो एक एक टॉपिक वाइज जाएंगे, देखेंगे कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उसमें से कौन से टाइप के सवाल आते हैं, कितने नंबर के सवाल आते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स में भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल हमें दिखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बोर्ड का सैंपल पेपर है, हम उसमें भी ऑलरेडी एक पूरा वीडियो लेक्चर बना चुके हैं उसके सोल्यूशन के लिए, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ लेट्स गेट टू द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसकी ज्यादा है बिकॉज इसमें वेक्टर्स यूज होता है और बहुत सारे बच्चे वेक्टर्स को ढंग से नहीं कर पाते। तो आप अपने वेक्टर्स के रिवीजन साथ में रखिएगा। पहले वेक्टर्स के बेसिक सारे फॉर्मुलेस, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें पहले तैयार कर लीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। अभी कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास में। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे का रिवीजन है, उसका लेक्चर भी ऑलरेडी है, लेकिन लेक्चर देखने से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो उस चीज पे आप फोकस कीजिए। कमिंग टू द थियरी पार्ट, अगर आप देखते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल थियरी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या चीजें बता सकते हैं, वो थियरी पार्ट है। कूलम फोर्स इक्वेशन दिया हुआ है, कूलम फोर्स 2 पॉइंट के बीच का, मैक्सिमम इस पे आपको न्यूमेरिकल आता है कि आपके 2 चार्जेस या 3 चार्जेस के बीच में कितने फोर्सेस होते हैं। तो मल्टीपल चार्जेस और ये दोनों मिला के आपका एक न्यूमेरिकल बनता है 3 नंबर का। तो ये आपको न्यूमेरिकली क्लियर हो जाएगा कि ये चीज कहां करनी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज बेसिकली जस्ट फाइंडिंग मल्टीपल चार्जेस के फोर्सेस अगर आपको मिल रहे हैं तो वेक्टरली इसको कैसे ऐड करना है, दैट इज व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक जो मैंने अंडरलाइन किया है, यहां पे कोई भी 3 मार्क का नंबर आपका क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर डेफिनेशन पूछता है वो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यादा यूजेज जो होगा वो हमारे फ्लक्स और गॉस लॉ में होगा। ठीक है, तो कमिंग टू द सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे ज्यादा किस पे फोकस करना है आपको, फोर्स एंड वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्स। ये दोनों में से आपको कोई भी 3 नंबर का क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का डेफिनेशन पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेरिवेशंस हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे और टॉर्क ऑन अ डाइपोल। और इसमें एक सवाल हमेशा पूछता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे पता करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये डाइपोल से रिलेटेड है। ये सारे डेरिवेशंस आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपके तैयार होने चाहिए लिखने के लिए। आपको ये सारे डेरिवेशंस जो मिल रहे हैं ये फिर से 3 नंबर के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर फोकस किस बात पे करना है आपको, डाइपोल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। डाइपोल वाले क्वेश्चंस चाहे डेरिवेशन बेस्ड हो चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड हो, यही 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें थियरी कुछ नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, दोनों क्वेश्चंस आपको 3 नंबर इजीली दिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो गॉस लॉ बेस्ड आते हैं। इसमें भी देयर आर 3 डेरिवेशंस, देयर इज वन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये दोनों जो डेरिवेशंस आते हैं कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ये पता करो यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो ये दोनों फिर से आपके 3 नंबर के डेरिवेशंस हो जाते हैं। तो आपको इजीली यहां से भी 3 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि ये जो डेरिवेशंस है ये टेक्स्ट बुक से आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करने हैं। आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको नहीं भी समझे आप उसको एग्जैक्ट पढ़िए, पढ़ के उस चीज को अप्लाई कीजिए। अगर समझना है तो सिर्फ इस टॉपिक के वीडियो को देख लीजिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे डेरिवेशन जो बोल रहा हूं मुझे पता है कि वीडियो देख लिया सर याद हो गया, याद नहीं हुआ है। कहीं अगर एक स्टेप मिस हो गया तो ये डेरिवेशन के 3 नंबर वेस्ट हो जाएंगे।
बेस्ट आप खुद से लिखिए, सारे स्टेप को समझो कि कौन सा स्टेप कहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, और उसको वहां पे वैसे लिख के तैयार करो। ये बहुत ईजी है, ठीक है। नाउ सर ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक से कैसे मिलेंगी? तो एक तरीका ये है कि आप ये कर सकते हो कि हमारी वेबसाइट पे हमने ऑलरेडी इस चीज को इजीली प्रिपेयर करने के लिए हमने माइंड मैप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप माइंड मैप्स देखेंगे तो यहाँ एडवांटेज आपको ये है कि सारी चीज का जो बेसिक डेफिनेशन है, राइट, चार्जेस, फ्लक्स, गॉस थ्योरम हो गया, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, तो ये सारी चीजों का बेसिक जो रिवीजन चाहिए आपको, चाहे फॉर्मूला का हो चाहे थियरी का हो, आपके माइंड मैप से ये इजीली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो टाइम लगता है कि सर इसका फॉर्मूला कहाँ ढूंढने जाऊं या इसका फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, वो आपका माइंड मैप से ये जल्दी हो जाएगा। अगेन ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, आपका लिखना जरूरी है इनको, आप इसको इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि सर यहां से पढ़ लूंगा बस याद हो जाएगा, ठीक है। सारे जो डेफिनेशंस है, सारी जो चीजें हैं, वो प्लीज एक बार खुद से लिख के तैयार कर लेना, ताकि आपको सारे फॉर्मूलाज में पता हो। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हो, टर्म याद नहीं होता कि सर ये चार्ज कौन सा वाला लेना था, ये डिस्टेंस कहां से लेना था। तो ये सारी चीजें जो है, आर सर रेडियस था कि डिस्टेंस था, क्योंकि तुमने सिर्फ फॉर्मूला रटा, तुमने ये नहीं समझा कि टर्म्स कौन से हैं। तो बेटर आप इसको पढ़ो, टर्म समझो और खुद अपनी नोटबुक में लिखो कि ये फॉर्मूला में ये टर्म सब्स्टिट्यूट करने होते हैं, इस यूनिट में सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट टिप, प्लीज सब कुछ एसआई यूनिट में सॉल्व करना। आपको सारे के एसआई यूनिट पता है, आप 11 से पढ़ रहे हो। एसआई यूनिट, अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो तो मीटर में लोगे, चार्ज ले रहे हो तो कूलम में लोगे, फोर्स ले रहे हो तो न्यूटन में लोगे, एक्सेलरेशन ले रहे हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लीज सारे के सारे जो है वो एसआई यूनिट में सॉल्व होंगे। एसआई यूनिट अगर आपने नहीं यूज किया तो बहुत जगह फालतू के नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज, जैसी आपको डेटा मिलता है किसी न्यूमेरिकल का, अगर उसमें कुछ भी एसआई यूनिट में नहीं है, तो आप पहला काम ये करोगे कि आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके डेटा लिखोगे एंड देन यूज द फॉर्मूला, ठीक है। तो माइंड मैप्स आपकी हेल्प करेगा। और जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, तो अगर आप अभी अगर प्रीवियस ईयर, अभी जो पेपर हमें दिया गया है सैंपल पेपर, अगर आप उसको देखते हैं, ठीक है, पहला ही जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो आ रहा है आपको फील्ड से, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप डायपोल का देख रहे हैं, तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है और उसने टॉर्क पूछा है, और मैंने अभी आपको बताया था कि आपको टॉर्क का फॉर्मूला आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसके आंसर्स निकाल सकते हो। तो वेरी सिंपल चीजें हैं, आपको पेपर में ये जो मैं बता रहा हूँ वो मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको उसके लिए तैयार रहना है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला पता हो, कौन सा डेटा कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है ये पता हो, और आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मिस्टेक क्या हो सकती है, फिर से वही सेंटीमीटर, प्लीज एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट डालो ताकि मिस्टेक ना हो। बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है, आप उसको सिंप्लीफाई करके आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और एक चीज जो सिंपल चीज, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई चीज की सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऑलरेडी एक पूरा वीडियो सोल्यूशन सेक्शन वाइज मैंने डाल दिया है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी, ई, सबके अलग अलग हैं, आप उसको पिक कर सकते हो। अगर कोई सवाल ना आए तो आप वहां से उस चीज को कवर कर सकते हो ना। अगर आप यहां देखेंगे यस, पेपर के एंड में ये सारे पेपर, ये तो पूरा पेपर ही हमने अपलोड किया हुआ है, और अगर आप इसके एंड में देखेंगे तो यू कैन सी दैट सेक्शन वाइज सारे आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप अगर फंस रहे हो कि सर कहाँ जाए सोल्यूशन ढूंढने, तो आप यही सोल्यूशन देख लो। अगेन सोल्यूशन देख के मत समझ लेना कि समझ गया, सोल्यूशन देखो, उसको रोको, उसको खुद से प्रैक्टिस करो और मैच करो कि मेरे सोल्यूशन से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर तुम खुद से करोगे, कोई गलती होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ होती है, आपकी वो मिस्टेक एग्जाम में रिपीट नहीं होगी। अभी जितनी गलतियां कर लोगे लिख के, उतनी सारी गलतियां आपकी बच जाएंगी एग्जाम में। तो लिखो जितना प्रैक्टिस लिख के कर सकते हो उतना आप प्लीज लिख के प्रैक्टिस करो। नाउ कमिंग बैक टू आवर सिलेबस, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई, डेरिवेशंस क्लियर हो गए, न्यूमेरिकल्स, इसमें से थियरी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन जो है वो डेरिवेशन बेस्ड है या न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें एक बहुत बहुत अच्छी बात यह है, और मेरे हिसाब से आपको हमेशा पोटेंशियल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें हमें कोई भी वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर है ही नहीं इसमें। पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको ये हो जाता है कि क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो आपके वेक्टर का, एंगल का, आई कैप, जे कैप, सारे टेंशन खत्म। तो ऑप्शन में अगर आपके पास है तो आप प्लीज पोटेंशियल का क्वेश्चन लगाओ। अब सवाल क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस का,
ठीक है, यहां देखेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस भी सबके नहीं करने हैं प्लीज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करना है आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन आपको आना चाहिए कि उसका सी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये 3 नंबर का डेरिवेशन है। ठीक है, विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम सीरीज पैरेलल आपको निकालने आना चाहिए। सीरीज पैरेलल में चार्ज कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, वो आपको यहाँ पे निकालने आना चाहिए। पोटेंशियल में ज्यादा चीजें क्वेश्चन आ रहे हैं अभी लेटेस्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे और एनर्जी पे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट में सामने से बता दे रहा हूं, वो हमेशा पूछेगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस देगा, बोलेगा चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल से अगर मैं मूव करूं तो क्या होगा। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज मूव हो रहा है तो वर्क डन 0 होता है। ये 2 मार्क का सवाल बहुत बार पूछा गया है पहले बोर्ड में, और आपको अभी भी ये सवाल मिलेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे थियरी क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेकंड, जैसे मैंने बताया कि डाइपोल सिस्टम यहां भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहां पे भी पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल का डेरिवेशन है आपको। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल का डेरिवेशन लिख के प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए, नहीं समझे तो वीडियो देख लीजिए, लेकिन अगेन इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर 3 मार्क्स। इसमें एक सवाल जो है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और ये अभी 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 मैं आपको पेपर में भी दिखा दे रहा हूं कि वो पेपर में वही वाला सवाल जो है वो उन्होंने पूछा है, और वो हर ऑल्टरनेट ईयर में या ऑलमोस्ट हर ईयर में वो सवाल घूम फिर के आ जाता है, जो कि यहां पे है, देखिए। और 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, उसमें दो और में 2 ऑप्शन है आपके पास में। तो इफ यू नोटिस, कहा गया, सीरीज पैरेलल कैपेसिटर का, सीरीज पैरेलल कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज पैरेलल का। तो आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है आपको और चार्जेस पूछे हुए हैं। अभी मैंने बताया कि सीरीज पैरेलल निकालना और चार्ज निकालना और पोटेंशियल निकालना, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, अगर आप उसी को डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वही चीज आपको पूछी गई है। और ये वाला सवाल है जो मैं आपको बोल रहा हूं, एनर्जी स्टोर्ड, हमेशा वो एक चार्ज कैपेसिटर देगा, एक अनचार्ज कैपेसिटर देगा, और फिर बोलेगा कि मुझे फाइनल में ये बताओ कि दोनों पे कितना चार्ज है या कितनी एनर्जी है या कितना एनर्जी लॉस है। ये सवाल आपको अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो हर ऑल्टरनेट में ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो इसको तैयार कर लो। मैं सिंपल एक ट्रिक बता दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इसमें 2 ही काम करने हैं, एक चार्ज कंजर्वेशन करना है, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन पहला इक्वेशन दे देगा, और दूसरा पोटेंशियल मैच करना है, दोनों के पोटेंशियल मैच कर दो। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, आपको दोनों के चार्ज आ जाएंगे। चार्ज आने के बाद में आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, जो भी पूछा होगा, चार्ज, पोटेंशियल, एनर्जी, जो निकालना है आप निकाल सकते हो। 2 स्टेप सिंपल है, लगा दो, आंसर निकल जाएगा। या ये हो गया ना। तो पोटेंशियल में बता दिया, डाइलेक्ट्रिक्स बता दिया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपके 5 नंबर 3 नंबर इजीली बन जाएंगे। अगेन डेरिवेशंस लिख के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए, ठीक है। अब अगर आगे चलते हैं हम इसके साथ में, तो आगे हमें देखने मिलता है कि यार आगे वाला इसका नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट है। अगेन वेरी सिंपल टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट इसलिए इजी है क्योंकि 10वीं में बच्चों पढ़ के आए हो, ठीक है, तो ज्यादातर चीजें तो बेसिक लेवल पे आपको पता ही है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहां से ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आपकी बुक में है, ठीक है, मोबिलिटी और उसके रिलेशन, मोबिलिटी और उसके रिलेशन पे आपको ये आता है कि अगर मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया तो डबल कर दिया तो मोबिलिटी चेंज कितनी होगी, राइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल कर दी तो मोबिलिटी कितनी चेंज होगी। ये बेस्ड क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है, वो आपका हो जाता है। फिर ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कंटिन्यूएशन में, अगेन डेरिवेशन है, बुक में दिया हुआ है, प्लीज आप उससे तैयार कर लो, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लीनियर ग्राफ्स आपको आने चाहिए। ग्राफ कौन सा ग्राफ किस चीज का है, ग्राफ में से डेटा कैसे निकाला जाता है, ये 2-2 नंबर के आपके इजी सवाल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी, यार ये तो फेवरेट ही क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, किलोवाट आवर में कैसे निकालते हैं, जूल में कैसे निकालते हैं, ये चीजें आपको ऑलरेडी आती है। पावर निकालना है तो बस याद रखना कि वॉट में निकालना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे आता है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे होती है, रेजिस्टेंस की कैसे होती है, सेमीकंडक्टर्स की कैसे होती है, इस पे थियरी सवाल आता है आपको। या वो बोलेगा कि इस टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है तो इस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है इस पे। आई डोंट थिंक वो ज्यादा नंबर का है, 2 या 3 नंबर से ज्यादा का वो नहीं है।
मेहनत आपको करनी है थोड़ी सी इंटरनल रेजिस्टेंस और किरचॉफ लॉ पे, ठीक है। किरचॉफ लॉ का सवाल फिर से इंपॉर्टेंट है, प्लीज किरचॉफ लॉ से भागना नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो लेक्चर देख के उसको समझ लेना। किरचॉफ लॉ में आपको किरचॉफ लॉ लगा के आपको दो चीजें करनी है। एक करनी है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, 3 मार्क के लिए। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन किरचॉफ लॉ से आना चाहिए और किरचॉफ लॉ लगा के करंट और पोटेंशियल निकालने आना चाहिए, ठीक है। एक एमसीक्यू में अभी बता दे रहा हूं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन सी लॉ पे बेस्ड है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कौन से लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा सही है कि गलत, ठीक है। तो किरचॉफ वो एमसीक्यू में पूछता है, प्लीज उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मीटर ब्रिज क्वालिटेटिव आइडियाज, बेसिकली आपको बस मीटर ब्रिज का वर्किंग पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स है, कौन से सेक्शंस है, और फिर आप उसके बेस्ड पे आप व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपके, ठीक है। और अलग अलग चीजें आपको क्या क्या डिराइव कर सकते हो आप, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, कंपेयरिंग ईएमएफ कर सकते हो और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये तीनों के अलग अलग डेरिवेशंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको देखो तो फर्स्ट सेक्शन थियरी बेस्ड है ज्यादा, ठीक है, और ये दोनों सेक्शन जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है बच्चों, ठीक है। थियरी आएगी तो 2 या 3 नंबर की आएगी, न्यूमेरिकल 3 से 5 नंबर में किसी का भी हो सकता है। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, क्योंकि 10 से आता है। आगे अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 18 अराउंड 18 मार्क का ये पूरा सिलेबस है मैग्नेटिज्म का, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट्स लॉ पता होना चाहिए एग्जैक्ट, इसका वेक्टर फॉर्म भी और इसका स्केलर फॉर्म भी, ठीक है, दोनों पता होने चाहिए। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ लगा के फिर से आपको एक डेरिवेशन आता है इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है, स्ट्रेट एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड के लिए, और फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपको रेडियस निकालना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियस का कंपैरिजन करना। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों को हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा, ठीक है। ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। एम्पियर्स लॉ से ये वाला डेरिवेशन 3 नंबर का है, इसको भी आप ढंग से कर लीजिए, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसका अगर आप देखेंगे तो पैरेलल कंडक्टर्स का डेरिवेशन फिर से आता है, ये ज्यादा नंबर का नहीं है, 2 मार्क का है, ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद में टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप, ये भी आपको न्यूमेरिकली आता है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, ठीक है, ये थियरी सवाल है आपका, ठीक है, या तो थियरी में पूछेगा गैल्वेनोमीटर का वर्किंग, ठीक है, या तो आपको गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट कैसे करके एमीटर कैसे बना सकते हैं ये सवाल पूछेगा, ठीक है, या तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बना सकते हैं। तीनों थियरी सवाल है, 3-3 नंबर के, आप इजीली टेक्स्ट बुक से देखो। मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूं ना कि जो तुम इजीली नंबर उठा के खा सकते हो। कैसे खा सकते हो भाई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लर्न कर लो, नहीं समझ रहा है तो वीडियो देख लो, फिर से लिख लो, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये नए नहीं बनेंगे, इनमें कोई नई चीज नहीं आएगी, कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी आपके लिए। तो जहां भी मैं आपको बोल रहा हूँ थियरी, डेरिवेशन, ये डायरेक्ट सवाल है, इनको आप ढंग से इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देख के उसको बुक उठा के आप लिख के तैयार करो, ठीक है, इजी नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर, एमीटर, कन्वर्जन, कहां पे क्या चीज होती है, एमसीक्यू से लेके सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं मूविंग चार्जेस के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे, बहुत बहुत ज्यादा थियरी बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल मैंने बहुत कम इसमें से देखे आते हुए, ठीक है, लेकिन यहां से पूछ सकता है मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और ये एक डेरिवेशन है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, ये डेरिवेशन है, ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको पूछ सकता है, तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत ज्यादा जैसे मैंने बोला कि ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आता है तो एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बार मैग्नेट का वर्किंग जो है वो भी थियोरेटिकल है, ये पूरी जो है ये थियरी है। फिर से एक सवाल बता रहा हूं जो 10th में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ये बार बार पूछता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती है कि जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे 2 डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आप 10th में भी पढ़ चुके हो, फिर से वो सवाल आ सकता है। एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी थियरी सवाल है, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ डिप क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकली बहुत सवाल नहीं आते। जैसे मैंने बोला ये बहुत ज्यादा थियरी बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल जिससे आपको कम ही मिलेंगे, तो आप प्लीज उस चीज को तैयार कर लो, ठीक है। जिसको जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है ये चैप्टर आप अच्छे से कर लो, आपको बहुत ज्यादा इजी नंबर मिल जाएंगे इसमें। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2 डेरिवेशन, भाई
पढ़ ही लो, पढ़ क्या लो, 10 बार लिख के याद कर लो, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन है, ठीक है। कॉइल के अंदर कॉइल, कॉइल के सामने कॉइल, प्लीज उन दोनों को लर्न कर लो, लिख के तैयार कर लो, उसके डेरिवेशंस आपको आने चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मोशनल ईएमएफ में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और वो या तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दे देते हैं या आपको एज अ डेरिवेशन दे देते हैं। तो एक आता है कि अगर आपके रेलिंग्स हैं और रॉड ऐसे चल रहा है वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका कितना ईएमएफ होगा। एक आता है आपका कि रॉड सेंटर पे कनेक्टेड है और ये रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो कितना ईएमएफ होगा। 2 सवाल आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, नंबर दे या ना दे, मतलब क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो या डिराइव फॉर्मेट में हो, इजी सवाल है, आपको हो जाएंगे। एडी करंट बहुत बढ़िया थियरी क्वेश्चन है, इजी 3 नंबर आपको दिला के जाता है। एडी करंट क्या होता है, एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं और एडी करंट लॉसेस का एप्लीकेशन क्या होता है और आप उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें एडी करंट में आप पढ़ लो, आपको एडी करंट का सवाल हमेशा लग जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये सारी चीजें हैं। अगेन न्यूमेरिकल जो आएगा, न्यूमेरिकल जनरली मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड आएगा या चेंज इन फ्लक्स पे आएगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो आपको ईएमएफ आना चाहिए। इस पे और एक सवाल आता है कि समझो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है, और इसमें एक ट्रायंगुलर लूप जो है वो अंदर जा रहा है, तो अगर ये अंदर जा रहा है तो इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा होगा, एबीसी की तरफ होगा या सीबीए की तरफ होगा। ये वाला सवाल आपको बहुत बार आता है, बुक में भी दिया हुआ है और आपने किया भी है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल 1 नंबर 2 नंबर के सवाल बनते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट पता करने के, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी आप प्लीज तैयार कर लो, इजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नंबर आ जाएंगे। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, इसको हम बोलते हैं स्कोरिंग। मुझे पता है बहुत लोग इससे डरते हो, लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज इसमें ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते, ट्रिक नहीं लगता, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। सिंपल डेरिवेशंस करो पहले, ठीक है। डेरिवेशन किस चीज का करना है भाई, देखो डेरिवेशन पहले पीक और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हो, ठीक है। तो हम पीक और आरएमएस का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेट करके डेटा डालते हैं, हमें वैल्यू आ जाती है, ये आपको बुक में दिया हुआ है। दूसरा, आप जब इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट एलसी ऑसिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डेरिवेशन पे चेक करते हो तो पहले एल, सी और आर, ठीक है, इनको डिराइव करो, उसके बाद में एल आर और आर सी को डिराइव करो, उसके बाद में एल सी आर को डिराइव करो। ये सारे डेरिवेशंस में आपको पोटेंशियल, इंपीडेंस और करंट तीनों निकालने आना चाहिए। पोटेंशियल आपको दिया रहता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, आपको उसके रेस्पेक्ट में एल सी आर, कौन किस में लीड करता है, कौन किस में लैग करता है, यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होती है, विच इज पावर फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट, सारे डेरिवेशंस लिख के तैयार कर लो, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। यहां तक आपके डेरिवेशन हो गए। अगर डेरिवेशन कर लोगे तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, बिकॉज डिराइव करने के बाद में पता ही है कौन सा डेटा कहां दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें डिराइव करके मिल जाएंगी। डिराइव करते जाओगे, फॉर्मूला भी साथ में लिस्ट तैयार करते जाना कि कौन से वाले इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। एलसी ऑसिलेशन सिर्फ थियरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना है कि हम इसको ऑसिलेशन क्यों बोलते हैं और ये ऑसिलेट कैसे करता है, तो ये थियोरेटिकली आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। रेजोनेंस अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो रेजोनेंस कब होता है, कैसे होता है, उस वैल्यू पे ओमेगा कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा शायद, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन भी आपको, बेसिक डेरिवेशन नहीं पूछेगा लेकिन वैल्यू निकालने आना चाहिए, ठीक है। पावर कैसे निकालना है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर का स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप में कैसे निकालते हैं, स्टेप डाउन में क्या निकालते हैं, ठीक है। टर्न रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें थियोरेटिकल है। अगेन इस पे अगेन स्कोरिंग इसलिए क्योंकि या तो डेरिवेशन आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आगे चलते हैं सॉरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज्यादा फेवरेट, जिनको थियरी पसंद है, सब लोग स्माइल कर रहे होंगे, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इजी है। हाँ इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर क्यों है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। और सारे मतलब सारे की ना एक लिस्ट बना लो, लिस्ट मतलब कैसे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो लिखो, उनकी वेवलेंथ की रेंज लिखो, उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखो, ठीक है, और उनके एप्लीकेशन,
ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी सारे की और आप उसको लर्न करके फिनिश कर सकते हो। वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर दिस, ठीक है, क्योंकि जनरली एक्सरेज और ये सारी चीजों में मैंने यही देखा है कि वेवलेंथ पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी देके पूछेगा कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो ऑलमोस्ट द सेम थिंग, इट्स गोना बी द सेम, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रे ऑप्टिक्स, अब आ जाते हैं अपनी दूसरी किताब पे विच इज द सेकेंड बुक ऑफ फिजिक्स, और उसका पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में प्लीज फोकल लेंथ वाला डेरिवेशन, मैं कौन सा बोल रहा हूं पता है ना, n-1 1/r1 - 1/r2 वाला, ठीक है। फोकल लेंथ वाला डेरिवेशन आप अच्छे से कर लो, इसमें बहुत बार वो वाला डेरिवेशन पूछता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना, इस पे आपको न्यूमेरिकल आता है डायग्राम बेस्ड, ठीक है। उसका एप्लीकेशन पूछते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स की वर्किंग थियरी क्वेश्चन है, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, यही है जो हमने बताया, तो 10th वाला किए हो वो तो कर ही सकते हो, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f विच इज फॉर लेंसेज, 1/v + 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f विच इज यूज्ड फॉर मिरर्स, राइट। तो वो तो आप यूज ही कर सकते हो। और हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेरिवेशन हमें आना चाहिए, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, प्लीज इसका न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। और प्लीज मैं आपको फटाक से दिखा भी दे रहा हूं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम इसको देख लें एक बार, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सवाल हमें उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है कि अगर आप इसको चेक करते हो तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो इसी पे बेस्ड है, ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे, ठीक है। तो ये अगर आप नोटिस करोगे तो 30th क्वेश्चन जो पूरा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पर आपको ये सारे आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। प्लीज रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, इस भरोसे नहीं जाना कि भाई सर पहले तो पढ़ा हुआ है तो हमेशा के लिए आ जाएगा, हमेशा के लिए कुछ नहीं आता है, तो लिख के आप इस चीज को तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एक एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है साइन और ये वाला, उसका डेरिवेशन, तो इसमें डेरिवेशन सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेरिवेशंस पहले सारे तैयार कर लो, सारे डेरिवेशंस के साथ में फिर से जैसे मैंने एसी के लिए बताया सेम इसकी भी तैयारी करनी है, डेरिवेशन पहले तैयार कर लो, डेरिवेशन के साथ में फॉर्मूला लिखते चलो, जहां जहां जो देगा उसके हिसाब से फॉर्मूला। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वर्किंग एंड रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप ये दो चीजें बना देते हो तो 3 में से 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाते हैं, इसके बाद कुछ भी लिखो कुछ भी चलता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए कि कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस लॉ पे बेस्ड है और उसके हिसाब से आपका रे डायग्राम क्या होगा, तो वो बना दो, आपको ये आ जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर्स पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर्स पे न्यूमेरिकल प्लीज तैयार कर लेना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अगर आपको आ गए तो आप इस पे से इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको फॉर्मुला नहीं आएंगे या क्वेश्चन नहीं रीड करोगे ढंग से तो फिर नंबर कट जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार मार्क चीज लिख रहा हूँ, प्लीज साइन कन्वेंशन पढ़ लेना यार, ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे गलत साइन कन्वेंशन लिख दोगे सारे आंसर गलत हो जाएंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ लेना लेंस के लिए और मिरर के लिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन वाली वीडियोस देख लेना चाहिए, तो वीडियो देख के लिख लेना, लिख के लर्न कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल से 2 प्रूफ है, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, इसलिए प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, 3 नंबर के प्रूफ है, इसको डेरिवेशन ही मान लो, ठीक है। तो ये तीनों जो आपके लिए बहुत सिंपल है, आप इसको कर लो, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट से कैसे प्रूव करते हैं इसको लर्न कर लो, आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीजें डेरिवेशन भी, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस के लिए लिख रहा हूँ, डेरिवेशन भी आने चाहिए, किसका डेरिवेशन, आपके ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज कब होता है कब नहीं होता है, फ्रिंज विथ, ये सारे डेरिवेशन आपको आने चाहिए, उसके फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ये दोनों सवाल आएंगे। डिफ्रैक्शन में आपको सिर्फ डेरिवेशन भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का सिर्फ डेरिवेशन कर लो कि डिफ्रैक्शन के डेरिवेशन कैसे करते हैं, और इधर जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम के लिए, डिफरेंस पढ़ लेना, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस हमेशा पूछता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये एक सवाल बन गया आपका। नेक्स्ट ड्यूअल नेचर, यार मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, इसलिए फेवरेट है क्योंकि केम में भी नंबर दिलाता था, मतलब जब आप 11th में थे तो केम में भी नंबर दिलाता था, फिजिक्स में भी नंबर दिला रहा है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत सिंपली ये बोलता है कि भाई यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, इस पे अगर आप कोई काइनेटिक एनर्जी के अगर फोटॉन्स गिराओगे और ये एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, थ्रेशोल्ड क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं आता है तो पढ़ लो, ठीक है।
तो एनर्जी में से थ्रेशोल्ड निकाल दो, बाकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगी। ठीक है, सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उसको घुमा फिरा के कैसे भी तोड़ मरोड़ के देंगे, एक ही फॉर्मूला है और नए फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला लगाओ, बिंदास सॉल्व करो। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, नेचर ऑफ लाइट डुअल नेचर है यहाँ पे। ठीक है, इसके ग्राफ्स आने चाहिए, प्लीज बता रहा हूँ, ग्राफ पढ़ो, पढ़ो ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस पे कि ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ गलत है, एमसीक्यू में पूछ लेगा, या ग्राफ में पूछेगा इसमें से बताओ कि इस वाले ग्राफ में से स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, सैचुरेशन करंट कितना है, तो आपको ग्राफ देख के बताने आना चाहिए, डेटा निकालने आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में डी ब्रोगलीज रिलेशन है। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन प्लीज यार सिर्फ एक ही नहीं पढ़ना, सब पढ़ लेना। कौन से पढ़ लेना भाई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एमवी तो है ही एक। ठीक है, दूसरा आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय, इसको हम एमवी को मोमेंटम लिखते हैं, तो मोमेंटम को लिख सकते हैं 2m, कई काइनेटिक एनर्जी हो गया यहाँ पे, काइनेटिक, फिर काइनेटिक एनर्जी को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हो। तो सारे रिलेशन पढ़ लेना, सारे रिलेशन पे बेस में रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो वाला नहीं आएगा तो कौन बढ़ गया कौन कम हो गया ये आ सकता है, तो डी ब्रोगली वाले पढ़ लो, इजी। इस पे ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, थियरी में आएगा तो ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ग्राफ ढंग से कर लेना, ग्राफ बुक में दिए हुए हैं। अगला सवाल चलते हैं एटम्स। ठीक है, एटम्स भी फिर से यार प्यारा चैप्टर है, पढ़े तो थे 11 में, बोर मॉडल पढ़े थे, एनर्जी पढ़े थे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े थे, सिंपल। ठीक है, इसके डेरिवेशन करो और इसके न्यूमेरिकल्स करो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका एक सवाल हमेशा आता है पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल पढ़ लेना प्लीज। ये वीडियो रहेगा तो आप आराम से ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मिलता रहेगा, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक टॉपिक पिक करो, जो जो बता रहा हूँ उसको पिक करके ढंग से पढ़ लो। ठीक है, तो ये कर लो। उसके बाद में कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर। इस पे एक न्यूमेरिकल में पक्का बता रहा हूँ, मास डिफेक्ट आएगा, तो मास डिफेक्ट के जितने भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर से वो कर लो। मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल पक्का आपको आ सकता है, तो मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में फिजन कब होता है, फ्यूजन कब होता है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसकी ग्राफ आपको बुक में दी हुई है, तो इसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाएगी तो आपको उस पे बेस जब सवाल आएगा, एक सवाल मैं सीधा बता रहा हूँ, वो पूछेगा कि आयरन जो है उसका न्यूक्लियाई सबसे स्टेबल क्यों होता है, तो आपको वो बुक में डायरेक्ट उसने स्टेटमेंट फॉर्म में ग्राफ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको ग्राफ के बेसिस पे वो एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ठीक है, राइट साइड वाले जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो फिजन क्यों करते हैं, लेफ्ट साइड वाले जो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूजन क्यों करते हैं, ये सारी चीजें ग्राफ पे ही रिलेटेड है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से वो एक्सप्लेन करने आनी चाहिए। तो इस पे दो चीजें, एक बताया मैंने, इसका आपको न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और इस वाले का थियरी आएगा। तो ये दोनों चीजें आप कर लो, ये दोनों चीजें कर लोगे तो आप फिर सारे क्वेश्चन इसके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो हमारे पास में है सेमीकंडक्टर्स, तो वहां तक हमारा सारा मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाता है। फिर सेमीकंडक्टर, बहुत ज्यादा अच्छी बात ये है कि काफी सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, तो ये है थियरी चैप्टर हमारे लिए इस केस में। ठीक है, लेकिन इसमें थियरी में क्या आएगा, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, ये आएगा थियरी के थियोरेटिकल एक्सप्लेन करने के लिए। पीएन जंक्शन जब बना दोगे तो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस क्या होता है वो एक्सप्लेन करने आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, सिर्फ डायोड का आएगा, जीनर डायोड का डिलीट हो चुका है, जीनर डायोड नहीं आएगा। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए ग्राफ को देख के। ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको डायनामिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें निकालने आनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन इसमें है, आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, इसका और इसका सर्किट डायग्राम और एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का सवाल है, बहुत ज्यादा इजी है, सर्किट पे ही 2 नंबर मिल जाते हैं, बाकी आप एक्सप्लेन कर दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। सर्किट जिसको आता है वो एक्सप्लेन कर लेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जनरल कवर हो जाता है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप ज्यादातर चीजें यहां तक कवर कर लेते हो तो आई अज्यूम कि आपकी रिवीजन पूरी की डन हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला ये रिवीजन है, ये पढ़ना नहीं है आपको। इसमें से कोई भी टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको एग्जाम के समय नहीं पढ़ोगे। अभी इसमें मैंने बता दिया है, अगर कोई टॉपिक लगता है कि यार इसमें नंबर कट सकते हैं तो अभी तैयार कर लो, तब सिर्फ रिवाइज करोगे, तब कोई टॉपिक नया नहीं उठेगा, मैंने पहले ही बता दिया। तब सिर्फ वो चैप्टर्स करेंगे या वो टॉपिक करेंगे जो हमने ऑलरेडी किए हैं।
तो यहां तक अगर आप कर लेते हो तो आई थिंक आपको एक बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, और इसके बाद में आप बिंदास कॉन्फिडेंटली जाके पेपर लिखो। गलती नहीं होगी, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरोगे तो गलती होगी। लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के ये चीजें कवर करो। कवर करने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो कि सर ये दिक्कतें आ रही हैं, उस चीज के सोल्यूशन में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस लिख के करना, वीडियो देख के फिर चिल नहीं करने लगना कि सर ये टॉपिक तो पता ही है, ये तो कर लूंगा। कर लूंगा नहीं, करके लिख के एक नोटबुक तैयार कर लो कि सर ये टॉपिक मेरे लिख के तैयार है। एंड आई गारंटी यू योर एग्जाम विल गो वेरी 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 स्मूथली आफ्टर दिस। थैंक यू सो मच।